सो वेलकम अगेन। तो बेटा स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1.12 से। और कह रहा है कि F1 एंड कंपनी ऑफ दिल्ली हैज़ ए ब्रांच एट जयपुर। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। अब इस लाइन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, इजंट इट। आगे कह रहा है ब्रांच इज इंस्ट्रक्टेड टू डिपॉजिट द रिसिट्स एवरी डे इन द हेड ऑफिस अकाउंट विद द बैंक। प्रैक्टिकल लाइफ में ब्रांच को ये कहा जाता है कि हर दिन आपकी जो भी कैश सेल्स हो रही है उसको आप जाकर के हेड ऑफिस के अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। सिंपल वर्ड्स में ये कोई नई लाइन नहीं है। कह रहा है ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड थ्रू द चेक बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस विच आर पेड बाय द ब्रांच। तो ब्रांच के जितने भी खर्चे होंगे उसके लिए कैश हेड ऑफिस भेजेगा, लेकिन पेटी कैश जो है ब्रांच खुद करेगी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनानी है। अब रेट कॉस्ट प्लस 25% है तो कॉस्ट तो 100 हो जाएगी, मार्जिन 25 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस 125 हो जाएगी। तो 25 बाई 125 करेंगे तो इसका मतलब रेट ऑफ लोडिंग 1/5 आ जाएगा। तो इसने लिखा है स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको डेबिट में लिखेंगे, लोडिंग इसकी क्रेडिट में लिखेंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक है, पहले ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे, इसकी लोडिंग फिर डेबिट में लिखेंगे। डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आप ब्रांच में लिखेंगे और उसके बाद डेटर्स में लिखना मत भूलना। फिर फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 46,800 का है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश सेल्स दी है, क्रेडिट सेल्स भी दी है। अब कह रहा है गुड्स हमने इतने इनवॉइस करे हैं तो इसको मैं ब्रांच की डेबिट पे लिखूंगा और इसकी लोडिंग भी करूंगा। एक्सपेंसेस टू कैश हम लिखेंगे और 2,64,000। अब देखो इस क्वेश्चन में मज़ेदार पॉइंट ये है, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच। वो कह रहे हैं पेटी खर्चे और ब्रांच ने पे करे हैं। अब ब्रांच के पास अब की बार शुरुआत में कोई पेटी कैश नहीं था, तो ब्रांच ये खर्चे कहाँ से पे करेगी? तो हम बाद में क्या करेंगे, रेमिटेंसेस में से ये खर्चे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये ब्रांच ने अपनी पॉकेट से पे करे हैं और ब्रांच के पास अब की बार पेटी कैश नहीं रखा गया है। तो ये जो पेटी खर्चे हो गए ये मैं बाद में रेमिटेंसेस में से माइनस करूँगा। आगे कह रहा है फर्नीचर एक्वायर्ड बाय द ब्रांच ऑन 1/10/2028। कह रहा है ब्रांच ने एक फर्नीचर एक्वायर करा, क्योंकि अब की बार जो हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर है वो 1/4/2028 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 31/3/2029 को। और कह रहा है कि 1/10/2028 को, 1/10/2028 का मतलब है एब्सोल्युटली साल के बीच में ब्रांच ने एक फर्नीचर खरीदा। अब ब्रांच ने जो फर्नीचर खरीदा है वो कह रहा है फर्नीचर हमने खरीदा है कितने का खरीदा, 5,000 रुपीज़ का। 5,000 का एक फर्नीचर हमने खरीदा है, नंबर 1। अब कह रहा है पेमेंट वॉज मेड बाय द ब्रांच फ्रॉम द कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स। इसका मतलब ये फर्नीचर एक तरीके से ब्रांच ने खरीदा। अब ब्रांच क्या करेगी, मैंने पहले भी बताया था कि अगर ब्रांच कोई फर्नीचर वगैरह खरीदती है तो वो रेमिटेंसेस में से अब माइनस करेगी, क्योंकि ये खर्चा करना चाहिए था हेड ऑफिस ने पर ब्रांच ने कराया, तो हम इसको रेमिटेंसेस में से माइनस कर देंगे। वैसे तो मैं लिख ही दिया है उसने कि ब्रांच ने जो पेमेंट करी है, जो कैश सेल से हमें पैसा मिला और कैश कलेक्टेड डेटर से जो हमें पैसा मिला उसमें से हमने ये पेमेंट करी है, तो रेमिटेंसेस कम हो जाएगी। एक तो ये होगा 5,000 से। दूसरा क्या होगा, अब जब तुम डेप्रिसिएशन दोगे, तुम्हारे पास फर्नीचर शुरुआत में भी पड़ा हुआ था 46,800 का। 46,800 पे तुम्हें जो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है बाद में डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से देना है, तो 46,800 पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 4,680 का हो जाएगा। और ये जो 5,000 का फर्नीचर आपने खरीदा है इस पे आप डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगाओगे, यानी कि 5,000 पे आप 10% जो डेप्रिसिएशन आपका लगना चाहिए वो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा। तो 500 का आधा 250, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन जो आपका हो जाएगा 250 प्लस 4,680, ये जो भी आ जाएगा 4,680 प्लस 250, 4,680 प्लस 250, टोटल डेप्रिसिएशन आपका 4,930 का आ जाएगा। यानी कि जब मैं बाद में ब्रांच अकाउंट में फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा तो ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा 46,800 प्लस 5,000 और उसमें से डेप्रिसिएशन 4,930 माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो हम ब्रांच अकाउंट में लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से इतना समझाने के बाद तो वैसे कर लेना चाहिए। रेट इसमें कॉस्ट प्लस 25% आपको दिया हुआ था। तो 1.12 को आप देखें, 1.12 मैं कर रहा हूँ वैसे। तो 1.12 क्वेश्चन नंबर 1.12,
तो सबसे पहले तो मैंने रेट्स ही आपको एक बार फिर से कंप्यूट करके दिखा दिया, हालांकि इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, 100 है, मार्जिन कितनी है, अब की बार 25 है, यही रेट था ना, एक बार मैं चेक कर लूँ रेट, प्लस 25%, जस्ट वेट, हाँ कॉस्ट प्लस 25% ही रेट था, तो इनवॉइस प्राइस आपकी 125 हो जाएगी। मार्जिन को मैंने न्यूमरेटर में रखा, डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस को रखा, तो इसका मतलब रेट ऑफ लोडिंग जो आ गया ऑन इनवॉइस प्राइस दैट इज इक्वल टू 1/5। इज इट क्लियर टू यू? अब हम बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट बना सकते हैं। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट आपने बनाया, ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच अकाउंट जब मैंने बनाया इसमें, करेक्ट, तो जस्ट ब्रांच अकाउंट थोड़ा सा मैंने जानबूझ करके बड़ा बनाया क्योंकि मुझे थोड़ा क्लैरिटी के साथ आपको समझाने की आदत है। और ब्रांच अकाउंट के बाद ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी हमने बनाया, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बन गया। अब बार बार शीट देखनी पड़ती है तो मैंने क्वेश्चन की शीट अपने सामने रख ली। तो सबसे पहला आइटम है आपका ओपनिंग स्टॉक, इजंट इट? तो पहले तो बैलेंसेस आपने यहाँ पर लिखने शुरू कर दिए। अब बैलेंसेस में स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस आपको लिखा हुआ है 1,64,000, 1,64,000। तो 1,64,000 पहले तो आपने यहाँ पर लिखा। अब इसकी लोडिंग इमीडिएटली आप लिख देंगे ऑपोजिट साइड में, तो ऑपोजिट साइड पे आपने लिखा लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 1,64,000 का, 1,64,000 इंटू 1/5 मुझे करना पड़ेगा इसकी लोडिंग निकालने के लिए, डेट विल बी इक्वल टू 32,800। तो ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग आपके पास आ गई। फिर तुम्हें स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन के अंदर पहले तो आपने क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लिख दिया 1,92,000, 1,92,000। और फिर आपने इसकी लोडिंग भी करके दिखा दी, लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक करा आपने, लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो 1,92,000 का 1/5 मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। तो 1/5 में जब कंप्यूट करूंगा तो 38,400 विल बी द लोडिंग। उसके बाद अगला आइटम है डेटर्स। तो डेटर्स का बैलेंस पहले तो यहाँ पर लिखेंगे। डेटर्स ओपनिंग बैलेंस उसने हमें दिया हुआ है 63,400, तो 63,400 का बैलेंस आपने लिखा। फिर क्लोजिंग बैलेंस के अंदर आप लिखेंगे डेटर्स का बैलेंस। क्लोजिंग डेटर्स आपको दिया हुआ है 84,300, तो 84,300 आपने यहाँ पर लिखा। अब जैसे ही लिखा आपको ख्याल आना चाहिए कि आप डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, तो डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब डेटर्स अकाउंट में पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो 63,400 मैंने लिखा, और फिर क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन जो कि 84,300 है। ये लिखने के बाद फिर क्वेश्चन में अगला आइटम है कि फर्नीचर एंड फिक्सचर का हमारे पास पहले से ही बैलेंस है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है 46,800 के, तो 46,800 आपने यहाँ पर लिख दिया, 46,800, करेक्ट। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है कैश सेल्स। अब मैंने यहाँ पर रेमिटेंसेस लिखा, रेमिटेंसेस के अंदर मैंने कैश सेल्स। अब कैश सेल्स जो है आपकी 8,02,600 की, तो 8,02,600 पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट आइटम क्रेडिट सेल्स है। अब क्रेडिट सेल्स जो हैं आपको मालूम है ब्रांच डेटर्स में ही आएंगी,
और क्रेडिट सेल्स का अमाउंट जो है 7,44,200 का आपको गिवन है, 7,44,200। उसके बाद गुड्स इनवॉइस्ड आपको दिया हुआ है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट जो है वो 12,56,000 का है, 12,56,000। अब ये 12,56,000 की मुझे लोडिंग भी करनी पड़ेगी, तो लोडिंग मैं कब करूँगा, यहाँ पर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और 12,56,000 का मुझे निकालना पड़ेगा 1/5। अगर मैं 1/5 निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2,51,200, तो 2,51,200 इसकी लोडिंग होगी। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में लिखा था पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच। अब देखें यहाँ पर, अच्छा उससे पहले लिखा हुआ है गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच के बाद एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। तो यहाँ पर हमने लिखा टू कैश एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं 2,64,000 के दिए हुए हैं। उसके बाद लिखा है पेटी एक्सपेंसेस। देखो समझना क्या है, ब्रांच के पास शुरुआत में कोई पेटी कैश है नहीं, कुछ भी हमने पेटी कैश अब की बार भेजा नहीं, तो ब्रांच ने जो ये खर्च कर दिए 20,900 रुपीज़, अगर मैं ये माइनस करूँगा तो ये तो नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा ना, ये तो नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। तो मैं नेगेटिव बैलेंस थोड़ी दिखाऊंगा, तो नेगेटिव बैलेंस हम नहीं दिखाते हैं क्लोजिंग, बल्कि हम क्या करेंगे, जो ब्रांच ने पैसा भेजना है हेड ऑफिस को, जो टोटल रेमिटेंसेस होंगी उसमें से पेटी एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो पेटी एक्सपेंसेस जो ब्रांच मैनेजर ने खर्च करे, क्योंकि ब्रांच मैनेजर के पास शुरुआत में कोई पेटी कैश था नहीं और हमने उसको कुछ भेजा नहीं, तो 20,900 पेटी कैश यहाँ से माइनस करे जाएंगे। उसके बाद लिखा था कि एक फर्नीचर हमने एक्वायर करा, लेकिन इस फर्नीचर की जो पेमेंट हुई है वो रेमिटेंसेस में से हुई है, तो इसलिए फर्नीचर जो परचेज करा है, फर्नीचर 5,000 का, वो भी माइनस करा जाएगा। अब जो फर्नीचर था, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फर्नीचर हमारे पास शुरुआत में फर्नीचर जो पड़ा हुआ था वो कितना पड़ा था, 46,800 का फर्नीचर शुरुआत में था, और 5,000 रुपये का फर्नीचर हमने और ख़रीदा, और टोटल डेप्रिसिएशन जो लगा था मैं भूल गया, 4,680, तो ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का लगेगा, और 5,000 पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन 250 लगेगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन 4,930 का आ जाएगा। तो 4,930 आप इसमें से माइनस कर देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस जो आपका हो जाएगा डेट इज़ 46,800 प्लस 5,000 माइनस 4,930, तो क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का 46,870 आ जाएगा, 46,870। और उसके बाद और कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब तुम क्या करोगे, पहले तो डेटर्स अकाउंट को टैली करोगे। अब डेटर्स को जब मैं टैली करूंगा तो डेटर से मेरे पास कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स की फिगर आ जाएगी, तो कैश फ्रॉम डेटर्स जो आ जाएगा डेट इज इक्वल टू, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 723,300, मेरे ख्याल से 723,300 करेक्ट। तो 7,23,300 ये आपकी कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स की फिगर भी आ गई। अब ये जो टोटल रेमिटेंसेस हैं, कैश सेल्स और कैश फ्रॉम डेटर्स, इसमें से आपने 20,900 माइनस करने हैं और 5,000 माइनस करने हैं। तो माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट होगा वो आप हेड ऑफिस को दे देंगे 15 लाख रुपए। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। उसके बाद फिर आप अपना नेट प्रॉफिट वगैरह कंप्यूट खुद ही कर सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो आपका आ जाएगा 274,570, या यूं कहें कि इतना नेट प्रॉफिट आपका आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? कोई मुश्किल क्वेश्चन है ये नहीं कहा जा सकता। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब हम अभी डेटर सिस्टम जारी है। डेटर सिस्टम में एक और टॉपिक हमने लिया, लोकल परचेजेस बाय ब्रांच। ये लोकल परचेजेस बाय ब्रांच का क्या मतलब है? याद होगा आपको, जब शुरुआत में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने तब भी आपसे ये कहा था कि वैसे तो
ब्रांच को जितने भी गुड्स चाहिए वो हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगा और ब्रांच को अपनी तरफ से गुड्स खरीदने की कोई इजाज़त नहीं है, ये मैंने कहा था। लेकिन कभी कभी हम ब्रांच को इजाज़त दे देते हैं कि अगर आपको गुड्स की ज़रूरत है तो आप अपनी लोकल मार्केट से परचेज कर सकते हैं। हालांकि ब्रांच लोकल मार्केट से गुड्स परचेज करेगी, लेकिन उसके लिए भी जो कैश भेजा जाएगा वो हेड ऑफिस के द्वारा ही भेजा जाएगा, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बकिंघम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर। यानी कि ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का नहीं है। पहले तो ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि गुड्स हम कॉस्ट पर भेज रहे हैं। आगे कह रहे हैं हाउएवर डायरेक्ट परचेजेस आर ऑल्सो मेड बाय द ब्रांच फॉर विच पेमेंट्स आर मेड बाय द हेड ऑफिस। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि ब्रांच डायरेक्टली यानी कि खुद भी परचेज कर सकती है, लेकिन उसके लिए पेमेंट हेड ऑफिस करेगा। ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रांच टू द हेड ऑफिस। ये नॉर्मल फीचर है। फिर कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस बाय डेटर्स मेथड। तो डेटर सिस्टम के अंतर्गत हमने इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले तुम्हें लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस है, इम्प्रेस्ड कैश तुम्हें दिया हुआ है, इम्प्रेस्ड कैश है। इम्प्रेस्ड कैश को एक तरीके से आप पेटी कैश के रूप में लेकर के चलेंगे। ब्रांच के पास शुरुआत में 2000 का कैश बैलेंस है, फिर सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस है। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास शुरुआत में कुछ स्टॉक है। अब जो शुरुआत में जो स्टॉक है वो कह रहे हैं 24,000 का स्टॉक तो वो है जो हेड ऑफिस ने सामान भेजा था। देखो, जो ओपनिंग स्टॉक ब्रांच के पास होता है नॉर्मली क्या होता है, हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजती है तो उसी में से कुछ स्टॉक बच जाता है। तो ये वाला जो 24,000 का स्टॉक है ये तो वो वाला है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था, ये उसका ओपनिंग स्टॉक है। और कह रहे हैं कुछ डायरेक्ट परचेजेस का भी स्टॉक बचा हुआ है। इसका मतलब ब्रांच ने कुछ गुड्स खरीदे होंगे लास्ट ईयर, उसमें से कुछ गुड्स बच गए हैं। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक तुम्हें दिए हुए हैं, एक तो 24,000 का स्टॉक ये वो वाला है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे थे गुड्स, उसमें से कुछ स्टॉक बचे होंगे लास्ट ईयर के एंड में, तो करंट ईयर का ये ओपनिंग स्टॉक है। इसी तरह लास्ट ईयर ब्रांच ने कुछ लोकल परचेजेस करी होंगी, उसमें से कुछ स्टॉक बच गया होगा, ये 16,000 उसका बैलेंस है। फिर कैश सेल्स जैसे तुम लिखते हो रेमिटेंसेस में वैसे ही लिखोगे, क्रेडिट सेल डेटर्स में तुम लिखते हो लिखोगे। अब डायरेक्ट परचेजेस, अब ये डायरेक्ट परचेजेस का मतलब है कि ब्रांच ने डायरेक्टली कुछ परचेज करे गुड्स, तो आप इसको ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखोगे टू बैंक, ब्रैकेट में डायरेक्ट परचेजेस और 45,000, बस कुछ और नहीं करना। फिर कह रहा है रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर जब गुड्स को रिटर्न करते हैं तो उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं और ये डेटर्स अकाउंट में लिखा जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे। फिर कह रहा है ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ और पेटी कैश भेजा 4,000 का। शुरुआत में ब्रांच के पास 2,000 का पहले से ही पेटी कैश है। बैड डेट्स हो गए 1,000 के, ये डेटर्स अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट है, ये भी डेटर्स अकाउंट में आएगा। अब कह रहे हैं रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, अभी मैं आगे बताऊंगा। रेमिटेंसेस, अब आपको इतना तो मालूम है कि रेमिटेंसेस के अंदर दो पहलू होते हैं, कैश सेल्स और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। कह रहे हैं ब्रांच ने कुछ अमाउंट रेमिट करा होगा हेड ऑफिस को, यहां ब्रैकेट में लिखा है रिसीव्ड, यानी कि 1,65,000 रुपीज जो ब्रांच ने भेजे थे वो तो हेड ऑफिस को मिल गए, और उसके बाद एक बार और रेमिटेंसेस लिखा हुआ है, करेक्ट। 1,65,000 की रेमिटेंसेस यानी कि जो अमाउंट हमने भेजा था वो मिल चुका है, और वो कह रहा है कुछ रेमिटेंसेस हैं जो अभी रास्ते में हैं, नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस, यानी कि कुछ पैसा जो है 5,000 रुपये का पैसा, इसका मतलब क्या, रेमिटेंसेस का मतलब है भेजना, तो इसका मतलब ब्रांच ने भेज तो दिया लेकिन हेड ऑफिस को मिला नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ब्रांच ने तो अपनी तरफ से इतना अमाउंट रेमिट कर दिया है ना, तो नॉट रिसीव, कुछ तो रिसीव हो चुका है, कुछ रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है कि रेमिटेंसेस का अमाउंट टोटल 1,70,000 है, ये तुम्हें मेन मालूम होना चाहिए। टोटल रेमिटेंसेस का अमाउंट 1,70,000 माना जाएगा। अब रेमिटेंसेस जो होती है आपको मालूम है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, कैश सेल्स और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। एक तो कैश सेल्स होती हैं और दूसरी कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स होती है, कैश फ्रॉम डेटर्स।
इजंट इट और नॉट? कुछ तो कैश सेल्स होती है, कुछ कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स होती हैं। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहीं कैश सेल्स इससे पहले दी थी 45,000 की, तो 45,000 की अगर कैश सेल्स हैं और टोटल रेमिटेंसेस 1,70,000 की है, तो इसका मतलब 1,25,000 रुपये कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है। ये तुम्हें पता लग गया, करेक्ट। आगे इस क्वेश्चन में लिखा है ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। तो ये तुम जैसे ब्रांच अकाउंट में लिखते हो टू कैश, ब्रांच से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो हेड ऑफिस ही पे करता है, तो टू कैश। अब क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिए, जो स्टॉक बचा हुआ है, देखो तुम ये स्टॉक भी लिखोगे, ये वाला स्टॉक भी लिखोगे, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें लिखा है कि ये तो डायरेक्ट परचेज, यानी कि ब्रांच ने जो डायरेक्टली सामान परचेज करा था उसका स्टॉक बचा हुआ है, और ये वो वाला स्टॉक बचा है जो ब्रांच ने गुड्स भेजे थे, उसमें से 15,000 बचे, पर टोटल स्टॉक 25,000 है। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। पेटी कैश का बैलेंस भी तुम फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ओपनिंग कैश तुम्हारे पास इतना था और कुछ तुमने पेटी कैश और भेजा था और कुछ खर्चे भी हो गए थे, कुछ पेटी खर्चे हो गए, पेटी एक्सपेंसेस 4,000 के बाद में लिखे हैं। तो जितना भी पेटी कैश था, जितना भेजा उसमें से 4,000 माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो टेक्निकली क्वेश्चन अब मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब बच्चों को आदत रहती है कि करा दिया जाए तो अच्छा ही है, मुझे मालूम है। तो ये क्वेश्चन में 1.13 इसकी शीट मैंने रख ली है अपने पास, तो 1.13, तो 1.13 में ये लोकल परचेजेस का केस है, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और बुक्स ऑफ हेड ऑफिस के अंदर ब्रांच अकाउंट मैंने लिखा, और ब्रांच अकाउंट के अंदर ये मैंने आइटम यहां पर लिख दिए बहुत सारे, और उसके बाद मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बना दिया। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि क्वेश्चन कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हालांकि ये लोकल परचेजेस का केस है, लेकिन ये क्वेश्चन इनवॉइसिंग का नहीं है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस हमने यहाँ पर लिखे। ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर एक तो तुम्हारे को इम्प्रेस्ड कैश यानी कि पेटी कैश के दिया हुआ है, और 2,000 रुपीज़ का दिया हुआ है, 2,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस है, तो डेटर्स का बैलेंस जो है 25,000 रुपये, वो भी तुमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे ही तुमने 25,000 रुपये लिखा, इमीडिएटली डेटर्स अकाउंट में भी इसको आपने लिखना है। तो डेटर्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिए, 25,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है स्टॉक। अब ये जो स्टॉक का बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक तो वो वाले गुड्स हैं जो हेड ऑफिस ने भेजे थे, डेट इज 24,000, और कुछ ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट परचेजेस का है, यानी कि ब्रांच ने खुद कुछ गुड्स खरीदे होंगे लास्ट ईयर, उसमें से कुछ स्टॉक बच गया होगा जो कि 16,000 का है, यह आपने लिख दिया। उसके बाद फिर कैश सेल्स हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, हमेशा की तरह जैसे हम करते हैं रेमिटेंसेस, वैसे ही हमने लिखा यहाँ पर रेमिटेंसेस, और रेमिटेंसेस के अंदर फिर मैंने लिख दिया कैश सेल्स। तो कैश सेल्स का अमाउंट जो है वो 45,000 हमें दिया हुआ है, 45,000। उसके बाद क्रेडिट सेल्स दिए, और क्रेडिट सेल्स 1,30,000 की तुम्हें गिवन है। क्रेडिट सेल्स 1,30,000। क्रेडिट सेल्स के बाद फिर इसमें अगला आइटम डायरेक्ट परचेजेस है। डायरेक्ट परचेजेस मैंने बताया था कि ब्रांच लोकली कुछ गुड्स परचेज कर रही है, लेकिन उसके लिए कैश जो है हेड ऑफिस भेजेगा, इसलिए आप लिखोगे टू कैश और यहाँ लिख दोगे डायरेक्ट परचेजेस। तो डायरेक्ट जो परचेजेस हुई हैं वो हुई हैं आपकी 45,000 रुपीज़ की, तो 45,000 आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद कहता है रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर जब सामान रिटर्न करते हैं तो उसको हम सेल्स रिटर्न बोल देते हैं, 3,000 रुपीज़। आप चाहो तो रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली लिख सकते हो। गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस। अब गुड्स भेजे गए हैं 60,000 रुपये के, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 60,000
कि कॉस्ट प्राइस के गुड्स भेजे गए हैं। इस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस नहीं है। फिर कह रहा है ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो हेड ऑफिस ने कुछ कैश भेजा ब्रांच को पेटी खर्चों के लिए, टू कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो पेटी खर्चों को निपटने के लिए कुछ कैश हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा 4,000 रुपये का। उसके बाद कहता है बैड डेट्स और डिस्काउंट है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बैड डेट्स और डिस्काउंट कहाँ लिखते हैं। बैड डेट्स डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएंगे 1000 के, और डिस्काउंट टू कस्टमर्स भी यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे। डिस्काउंट का अमाउंट है 2000 रुपीज़, तो 2000 तुमने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद उसने क्या लिखा, रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस। अब मैंने आपको बताया था कि रेमिटेंसेस जो हैं टोटल 1,70,000 की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो कैश सेल्स 45,000 की है। अब हमें पता लग गया कि मैंने आपको बताया था कंप्यूट करके कि कैश फ्रॉम डेटर्स हमारे 1,25,000 निकले थे कैश फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि टोटल रेमिटेंसेस 1,70,000 की थी, उसमें से 45,000 की कैश सेल्स थी। तो 1,25,000 रुपये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, और टोटल रेमिटेंसेस जो है वो आपकी 1,70,000 की मानी जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू? लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अब जो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है वो डेटर्स अकाउंट पे लिखना मत भूलना। कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम डेटर्स जो है वो 1,25,000 है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके बाद फिर क्वेश्चन में आगे उसने लिखा है रेमिटेंसेस रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड, यानी कि टोटल रेमिटेंसेस 1,70,000 की है, जिसमें से कैश सेल्स 45 है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हमने निकाल लिया, इनका टोटल 1,70,000 ही आएगा। फिर उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच के खर्चे पे करे, तो टू कैश हम एक बार फिर से लिख देते हैं, टू कैश ब्रांच एक्सपेंसेस। ब्रांच के एक्सपेंसेस जो हैं वो 30,000 रुपये के हैं, तो 30,000 आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर क्लोजिंग बैलेंस की हमें लिस्ट दी हुई है। अब क्लोजिंग बैलेंसेस का जहाँ तक सवाल है, क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर एक तो स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है, और स्टॉक का भी जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है, एक तो उस स्टॉक का दिया है जो कि डायरेक्ट परचेजेस हैं, यानी कि ब्रांच ने जो गुड्स लोकली परचेज करे थे उसमें से कुछ स्टॉक बच गया होगा 10,000 का, और ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस ने जो गुड्स ट्रांसफ़र करे थे उसमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया 15,000 रुपये का। स्टॉक के बाद फिर डेटर्स का बैलेंस अब मुझे निकालना है। डेटर्स, अब डेटर्स का जो बैलेंस है वो तो डेटर्स अकाउंट से आएगा, तो डेटर्स अकाउंट को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा 1,55,000, तो ये टोटल आ गया। 1,55,000 में से 128 और 129, 131 हमने माइनस करा, तो क्लोजिंग बैलेंस 24,000 आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस 24,000 डेटर्स अकाउंट का आपका आ गया। अब ये 24,000 का जो बैलेंस है ये आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद तुम्हें इम्प्रेस्ड कैश का बैलेंस यानी कि पेटी कैश का बैलेंस पता करना है। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का 2,000 रुपये था। क्या हेड ऑफिस ने इस साल और पेटी कैश के लिए भेजा? राइट, 4,000 रुपये हेड ऑफिस ने भेजे थे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 4,000। तो टोटल 6,000 का पेटी कैश अवेलेबल है ब्रांच मैनेजर के पास, और उसमें से लास्ट में उसने लिखा है पेटी एक्सपेंसेस। तो पेटी एक्सपेंसेस जो हो गए वो 4,000 रुपये के हो गए, तो 4,000 तुम इसमें से माइनस कर दोगे तो 2,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और उसके बाद आप इसको टैली कर सकते हैं। जब आप टैली करेंगे तो 15,000 आपका नेट प्रॉफिट आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो लोकल परचेजेस का एक और क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है, उसको भी अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी लोकल परचेजेस का है। मैं वैसे रीड कर रहा हूँ, उसको भी आप कर सकते हैं खुद ही। अब
तो इसके साथ फिर डेटा सिस्टम अब फिनिश अप होता है और इतना डिटेल में आपको कोई कराएगा नहीं। अभी आपने देखा हमने सेक्शन 1 से फिनिश करा है और उसमें भी तकरीबन 14 क्वेश्चन हमने लिए हैं। इसके बाद स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, जो कि इस सिस्टम से थोड़ा सा बड़ा सिस्टम माना जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। इसमें कहता है हेड ऑफिस ऑफ ए कंपनी इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच। लेकिन ये जो लोकल परचेजेस का क्वेश्चन है, इसमें ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले तो रेट उसने जो दिया है कॉस्ट प्लस 20%। अब रेट कॉस्ट प्लस 20% दिया है तो इसका मतलब कॉस्ट तो 100 हो गई और मार्जिन आपका 20 हो जाए। रेट कॉस्ट पर गिवन है इसलिए कॉस्ट को मैंने 100 लिया, मार्जिन आपका 20 है, तो इनवॉइस प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो 20/120 यानी कि 1/6 जो है वो आपका रेट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं? आगे उसने लिखा द ब्रांच परचेजेस गुड्स फ्रॉम द लोकल पार्टीज ऑल्सो फॉर विच पेमेंट्स आर मेड बाय द हेड ऑफिस, पिछले क्वेश्चन की तरह। फिर कहता है ऑल कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच इज बैंक्ड ऑन द सेम डे टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस अकाउंट। ये भी नॉर्मल चीज़ है। और सारे एक्सपेंसेस ब्रांच के जो हैं वो हेड ऑफिस पे करता है सिवाय पेटी खर्चों के। करेक्ट। आगे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। तो पिछले क्वेश्चन की तरह अब आप क्या करेंगे, पहले तो इम्प्रेस्ड कैश है ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे और अब की बार इम्प्रेस्ड कैश का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया ही हुआ है तो सीधा बैलेंस कैरी डाउन में आप क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। डेटर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये भी आप लिख देंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेटर्स अकाउंट में लिखना मत भूलना। यानी कि इस क्वेश्चन में जब तुम बाद में डेटर्स अकाउंट बनाओगे तो डेटर्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका 25,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? फिर कह रहा है स्टॉक इन द बिगनिंग। अब स्टॉक इन द बिगनिंग, ये तो वो स्टॉक है जो हेड ऑफिस ने भेजा है और ये वो स्टॉक है जो ब्रांच ने खरीदा है। अब फर्क क्या है, ये दोनों स्टॉक पहले ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे और ये वाला जो स्टॉक है 24,000 जो हेड ऑफिस ने भेजा है, इसकी लोडिंग तुम्हें ऑपोजिट्स में करनी पड़ेगी। इसकी लोडिंग तुम ऑपोजिट साइड में लिखोगे 24,000 इंटू 1/6। बस ये डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है। लोकल परचेजेस की लोडिंग मत करना, क्योंकि ये सामान तो ब्रांच ने परचेज करा है ना, तो इसके अंदर तो लोडिंग का कोई मतलब नहीं है। फिर कैश सेल्स 45,000 की रेमिटेंसेस के अंदर जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखेंगे। क्रेडिट सेल्स आप डेटर्स अकाउंट के अंदर लिखेंगे जैसे आप लिखते हैं। फिर डायरेक्ट परचेजेस मेड बाय ब्रांच, तो इसमें आप लिख देंगे टू कैश ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में और फिर लिख देंगे डायरेक्ट परचेजेस 45,000। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर डेटर्स अकाउंट में आएंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, तो इसकी लोडिंग भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इस क्वेश्चन में लोडिंग भी है। तो 60,000 का 1/6 10,000 आप ऑपोजिट साइड में भी लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? मैंने इससे पहले कहा कि क्रेडिट सेल्स आपकी जो हैं वो डेटर्स अकाउंट में भी आएंगी 1,30,000 की। उसके बाद फिर था गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो जो सेल्स रिटर्न है 3,000 वो भी डेटर्स अकाउंट में आएंगे 3,000। गुड्स सेंट 60,000, उसकी लोडिंग करना मत भूलना। कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस, ये आप डेबिट साइड में लिख देंगे ब्रांच अकाउंट की। ब्रांच अकाउंट की डेबिट में आप इसको लिख देंगे टू कैश, ब्रैकेट में लिख देना कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस। बैड डेट्स जो हैं वो 1,000 के हैं, बैड डेट्स जो हैं वो 1,000 के हैं और डिस्काउंट 2,000 का है। तो बैड डेट्स डेटर्स अकाउंट में आपको लिखने पड़ेंगे 1,000 के और डिस्काउंट 2,000 का आपको डेटर्स अकाउंट में लिखना पड़ेगा 2,000। उसके बाद उसने कहा कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर 1,25,000। इस क्वेश्चन में कैश फ्रॉम कस्टमर तुम्हें दिया ही हुआ है, तो ये रेमिटेंसेस का पार्ट आप लिख देना 1,25,000, ये रेमिटेंसेस में भी आएगा कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। उसके बाद ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं, इसको आप सीधा टू कैश लिख देंगे 30,000। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सेम है। अब जो स्टॉक बचा हुआ है, जो 18,000 का स्टॉक है, इसके अंदर आपको लोडिंग करनी पड़ेगी 1/6 की ऑपोजिट साइड में, और ये लोडिंग आपकी आ जाएगी 3,000। और जो 12,000 का स्टॉक बचा हुआ है ये डायरेक्ट परचेज वाला है तो इसकी लोडिंग नहीं आएगी।
फिर डेटर्स अकाउंट को आप टैली करेंगे तो डेटर्स अकाउंट से आपके पास बैलेंस कैरी डाउन की फिगर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को खुद बड़ी आसानी से करा जा सकता है, वैसे मैंने सॉल्व कर करके यहाँ पर दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस इनके मुताबिक 24,000 का है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो इसके साथ ही फिर ये टॉपिक ख़त्म होता है, और इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद फिर अगला जो टॉपिक होगा वो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम से रिलेटेड होगा, और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम की चर्चा फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम जो है, मैंने आपको बताया था, डेटा सिस्टम तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं जिनका लेवल ऑफ ऑपरेशन जो है छोटा होता है, और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज तो होता है लेकिन बहुत वेरी लार्ज नहीं होता है। लार्ज होता है लेकिन बहुत वेरी लार्ज नहीं होता, मीडियम स्केल के। और ये जो सिस्टम होता है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, हम देखेंगे जब नेक्स्ट सेशन में इसकी चर्चा करेंगे। ये डेटा सिस्टम से थोड़ा सा वाइडर सिस्टम माना जाता है और बेहतर सिस्टम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग अलग कंप्यूट कर सकते हैं। तुमने देखा डेटा सिस्टम में हम सिर्फ नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर पा रहे थे। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में, हालांकि ये भी फुल फ्लेड्ज डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, ये भी डिपेंडेंट ब्रांचेस का पार्ट है। मैंने कहा डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम होंगे, चाहे वो डेटा सिस्टम हो, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम हो, होलसेल ब्रांच सिस्टम हो, ये कोई भी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये भी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। हालांकि ये पहले से थोड़ा सा बड़ा सिस्टम है। हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें 4 मेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जैसे कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है इसके अंदर, और उसके अंदर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ता है, और डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ता है। इसके अंदर कोई कॉमन अकाउंट नहीं होगा। मैंने कहा ये पहले से बेहतर सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट एक तो अलग अलग कंप्यूट कर पाएंगे, और दूसरा बिकॉज यहाँ हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट सेपरेटली बना रहे हैं तो स्टॉक पे हमारा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है, यानी कि स्टॉक की पोजीशन एब्सोल्युटली क्लियर रहती है। तो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम की चर्चा मैंने कहा नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और ये बड़ा अहम सिस्टम है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखा यह गया है कि इस सिस्टम से पूछे गए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को बदस्तूर जारी रखा जाएगा।